क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिक्योर के जून मंथ के इनसाइड सिक्योर के जून मंथ से है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, उसी लाइन में ये भी है कि रसिया जो जिस तरह से एडवोकेट कर रहा है चाइना का जो ग्लोबल विजुअलाइजेशन, मतलब दोनों का जो ग्लोबल व्यू है वो जिस तरह से इंटीग्रेट कर रहा है, वो किस तरह से एक पजलिंग डायनामिक्स दे रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स टोटली प्रो चाइना नहीं है, दोनों में एंटागोनिज्म है। तो इस सेंस में रसिया और चाइना के बीच में जो एक डाइवर्जेंस और मुश्किल खड़ी हो रही है इंडिया के लिए, उस पर है ये क्वेश्चन। मतलब कि जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसलिए क्योंकि अभी रसिया ने रिमार्क किया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था या डिस्केलेशन हो रहा था टॉक्स पे, उसमें वो एक्स्ट्रा रीजनल पावर के इंटरफेयर करने से मना गया, यानी कि यूएसए या ऐसे वेस्टर्न पावर के इंटरफेरेंस को जायज़ नहीं माना है। तो ये बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रसिया है उसके लिए यूएस को काउंटर करना इम्पॉर्टेंट है, उसी सेंस में वो चाइना को वेट देता है। तो इसीलिए आपको जब इस क्वेश्चन में डिस्कस करना होगा रसिया और इंडिया रिलेशन में, तो उसमें बताना होगा रसिया का पर्सपेक्टिव हो, चाहे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हो, या क्वाड का इशू हो, या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हो, या फिर हो इंडियाज़ डिपेंडिंग रिलेशन विद द वेस्ट। इन सब टॉपिक्स को रखते हुए आंसर करना होगा। इसी सेंस में अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो इमर्जिंग ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, उसमें इंडिया के लिए जरूरी है मेंटेन करना अच्छा रिलेशन विद रसिया, और साथ में चाइना को कंटेन करना भी। रसिया का जो ये रिमार्क है इसलिए भी है क्योंकि वो रीइंफोर्स करता है चाइना का क्लेम कि जो क्वाड है, जो कि यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ने मिल के बनाया है, वो बेसिकली कंटेन करने की कोशिश कर रहा है बेजिंग मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में। अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर है या उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो टोटली नेगेट करती है क्वाड का डेवलपमेंट, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो क्वाड में तो इंडिया भी है, तो लेकिन अभी तक देखा गया है कि जो इंडिया रसिया रिलेशनशिप है वो ख़राब नहीं हुआ है। रसिया कॉन्स्टेंटली क्वाड को भी रिजेक्ट कर रहा है और इंडो पैसिफिक को भी रिजेक्ट कर रहा है। तो ये दिखाता है कि वो चाइना के इस थॉट को कि क्वाड जो बना है वो कंटेन करने के लिए चाइना को सपोर्ट करता है। इंडिया इसलिए ज़्यादा कंसर्न्ड है क्योंकि वो रसिया के इस मूव से कि वो जो भी चाइना कर रहा है, ठीक है, मिलिट्रली कर रहा है बॉर्डर पे, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। इस तरह से रसिया कह रहा है कि उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो चाइना कर रहा है। हालांकि ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना और रसिया के बीच में कुछ कुछ डाइवर्जेंस है। जो चाइना है वो अपने मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स के अनुसार है, जिसमें और चाइना ने अब नंबर 2 जो मतलब ग्लोबल पावर है वो बन गया है, जो एक टाइम रसिया का था। और साथ में चाइना जो है वो रिवाइज करना चाहता है ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन, जो कि रसिया नहीं चाहता। और जिस तरह से जो चाइना ईरान एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली, वो भी रसिया को खुश नहीं करेगा। वो जो चाइना ईरान एग्रीमेंट को इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि रसिया ही था जिसने सारा मेहनत किया है, जो कि मतलब हैवी लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग जो भी किया काम ईरान को सपोर्ट करने के लिए एट अ ग्लोबल स्केल। लेकिन जो फ़ायदा है वो मोस्टली चाइना ले रहा है, तो इससे रसिया दुखी है। उसी तरह रसिया ये मानता है कि चाइना के पास ज़्यादा लेवरेज है यूएस को काउंटर करने के लिए, मतलब कि चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है और यूएस का भी एक तरह का डिपेंडेंस हो गया है चाइना पे। तो अगर डिपेंडेंस और लेवरेज का बात कहें तो चाइना के पास ज़्यादा है। और उसी तो इंडिया रसिया रिलेशन जो है वो भी अच्छा हो रहा है, जैसा कि फॉरेस्ट में रसिया का जो फॉरेस्ट में वहाँ पे इंडिया ने ऑफ़र किया है इन्वेस्टमेंट करने को, कितना तो 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। उसी तरह जो आर्कटिक एरिया है वहाँ भी इंडिया चाहता है इन्वेस्टमेंट करना रसिया के थ्रू। और दूसरी तरफ रसिया भी बहुत सारे इनलैंड और रेलवे प्रोजेक्ट जो कि इंडिया चाहता है बनाना ऑन फास्ट ट्रैक, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। उसी तरह जो रसिया का स्पुतनिक वैक्सीन है कोरोना के अगेंस्ट, वो भी इंडिया में अप्रूवल हो गया और साथ में मैन्युफैक्चर भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को रसिया चाहिए, रसिया में भी इंडिया की ज़रूरत है। तो ये दोनों को वाइस वर्सा रिलेशन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, मतलब जिसमें आपका इंडियन डायस्पोरा भी हो जाएगा, इंडियन इंटरेस्ट भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 वेव हुआ था वो
जो दो वेव आए, फर्स्ट वेव आया और सेकंड वेव आया, तो इसमें जो फॉरेन पॉलिसी थी या इंडिया की डिप्लोमेसी थी वो कैसे अलग थी और उसमें क्या डिफरेंस था। तो पहले वेव के बाद जो मेन इंडिया का था फोकस की कोऑर्डिनेट करना कि जो भी कोविड मेडिसिन है किसी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पहुँचाना। दूसरा कि जो लोग बाहर फंस गए थे उनको वापस घर लाना, जैसे कि वंदे भारत मिशन हो गया लॉकडाउन के बाद। और साथ में जब वैक्सीन बना तो उसको एक्सपोर्ट करना वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी ज़रूरत हो अंडर वैक्सीन मैट्री। लेकिन जब सेकेंड वेव हुआ तो उसका अलग ही टास्क था, चाहे वो शॉर्ट टर्म देखो या लॉन्ग टर्म देखो। तो उसी सेंस में आपको डिस्कस करना पड़ेगा क्या क्या डायमेंशन है वैक्सीन डिप्लोमेसी का। और साथ में लास्टली आप जब कंक्लूजन में लिख रहे होगे तो ये आपको लिखना होगा कि यूएनएससी मतलब इंडिया एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, एक रीजनल पावर बनना चाहता है। तो यूएनएससी का वो एक नॉन परमानेंट मेंबर है और साथ में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बनने को वो चाहता है। तो इंडिया का पोजीशन है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। और इंडिया वापस जो एक तरह से उसका जो मिसमैनेजमेंट दिखा ग्लोबल लेवल पे उसको फिर से वो जो इमेज है वो बेटर करना चाहता है कि ऐसा नहीं है, वो मिसमैनेजमेंट ठीक था बट इंडिया इज़ स्टिल कैपेबल टू बी अ वर्ल्ड पावर। तो इसमें ज़रूरी है कि इंडिया दिखाए कि वो एज अ लीडर उसको शोकेस करना होगा कि वो किस तरह से ऐसे किसी भी पैंडमिक कोविड-19 के तरह के किसी भी पैंडमिक को हैंडल करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्री कोविड और पोस्ट कोविड मतलब कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का डिफरेंस बताना होगा। इसमें आपको मतलब कि मेंशन करना पड़ेगा वंदे भारत मिशन के बारे में, वैक्सीन मैट्री के बारे में। जब फर्स्ट वेव हुआ तो इंडिया का टारगेट था कि जो कंट्री जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट हो गया या फिर रेमडेसिविर हो गया इसको एक्सपोर्ट करना, ऐसे मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना। और उसी तरह वैक्सीन मैट्री के तहत वैक्सीन जो स्मॉलर नेशंस हैं उसको देना। इसी में इंडिया ने डोनेट किया नेपाल और भूटान को बहुत सारे एम्बुलेंसेस एज अ गुड नेबर। वही सेकंड वेव जब आया तो हमें उल्टे ऑक्सीजन और मेडिसिन का शॉर्टेज हो गया और इम्पॉर्टेंट जो क्रूशियल मेडिसिन हैं जैसे रेमडेसिविर और फ्लेविपिराविर इनकी भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक तो पहले तो कि जो शॉर्टेज हुआ वैक्सीन का वो 3 कारण से हुआ। एक तो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था, दूसरा जो इंडियन बेस्ड कंपनीज़ थी जिन्होंने कमिट किया था सप्लाई करने का वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। और तीसरा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा था कि का फोकस MEA का जो फोकस था वो एक्सपोर्ट करने पे था ना कि इंपोर्ट करने पे, कि हमारी वैक्सीन की जो कमी है वो पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग जो अगर बचेगा उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये गड़बड़ हो गया, तो इसके कारण हम लोग को फिर तो इसी के कारण जो परेशानी हुई तो इंडिया ने हमेशा ट्राई किया कि जो पेटेंट वेवर है वो जो इस कोरोना वायरस के वैक्सीन पे हो जाए WTO के थ्रू। जो एक बहुत बड़ा अलग चैलेंज था वो था कि जो प्रॉमिस इंडिया ने किया था स्मॉलर नेशन जैसे कि भूटान को कि वो उसको सप्लाई करेगा वैक्सीन, वो नहीं कर पाया और उसके कारण जो उसकी ग्लोबल इमेज थी वो सफ़र की है। तो ज़रूरी है कि फिर से हम वो ट्रस्ट जो एक ग्लोबल इमेज खुद का रिगेन करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि किस तरह से इंडिया और जो वेस्ट का इंटरेस्ट है वो इंक्रीजिंगली कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कि चाहे वो चाइना फैक्टर के कारण हो या जो वेस्ट का जो डिपेंडेंस है इंडिया पे उसके कारण हो। जो G7 समिट हुआ था उसके कारण एक क्वेश्चन है कि जो इसमें की बात है कि अपॉर्चुनिटी क्या है एक्सपेंड करने का ग्लोबल डायमेंशन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का, मतलब कि कैसे इंडिया बाकी देश जैसे US और यूरोप से पार्टनर करके आगे बढ़ सकता है। देखो कन्वर्जेंस किस किस कारण से हो रहा है, जो चाइना के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण या जो एक पोस्ट पैंडमिक इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की ज़रूरत है उसमें भी इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है। तो इस कारण से कन्वर्जेंस देखा जा रहा है, पर ये नहीं है कि टोटल कन्वर्जेंस है, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि जो इकोनॉमिक रोल है स्टेट का या जो डेमोक्रेटिक रेगुलेशन है सोशल मीडिया का या टेक्नोलॉजिकल जायंट्स पे का, इस पे जो है इंडिया और वेस्ट का व्यू डाइवर्ज हो रहा है, इंटरेस्ट डाइवर्ज हो रहा है। तो इसी को कंसिडर करके आपको आंसर करना होगा। मतलब जो G7 समिट हुआ था जो कि UK ने होस्ट किया था उसमें ये बात समझी गई
हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसमें डिजिटल पार्टिसिपेट किया। तो वो चाहे मतलब कि बायलैटरल कोऑपरेशन हो यूएस, फ्रांस और यूके के साथ, या क्वाड हो, या ट्राइलैटरल पार्टनरशिप हो जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा इंगेजमेंट बढ़ रहा है विथ यूरोपियन यूनियन एट बायलैटरल लेवल एज वेल एज एट ट्राइलैटरल लेवल ऑल्सो। हालांकि ये मानना पड़ेगा, ये जो कन्वर्जेंस है वो चाइना के कारण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो इंडिया का चाहे ब्रिक्स हो या रसिया इंडिया चाइना हो, तो इसमें जो पार्टनरशिप है चाइना के साथ, लेकिन दूसरे तरफ टेरिटोरियल थ्रेट भी है चाइना के से। और चाइना ही है वो देश जो कि इंडिया के मेंबरशिप को रोक रहा है यूएनएससी में या एनएसजी में। तो चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है इंडिया के लिए।